जिंदगी की तेज रफ्तार में हम सब किसी न किसी चीज की तलाश में हैं। कोई शांति ढूंढ रहा है, कोई पहचान, कोई सुकून, तो कोई अपने जीवन का असली मकसद। लेकिन इन सवालों का जवाब हमें बाहर नहीं, भीतर की एक गहराई में मिलता है, वहीं जहां हम शायद कभी ध्यान नहीं देते। ठीक इसी जगह से शुरू होती है जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक, एक ऐसी यात्रा जो बाहर की भीड़ से हटकर भीतर की दुनिया को समझने और संवारने की कोशिश है। जे शेट्टी एक ऐसे इंसान है जो एक समय तक कॉरपोरेट की चकाचौंध भरी दुनिया में खुद को खो चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक साधु यानी भिक्षु बनने का निर्णय लिया। 3 साल तक भारत के आश्रमों में रहते हुए उन्होंने ध्यान, आत्मानुशासन और सेवा का गहन अनुभव प्राप्त किया। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि ये ज्ञान सिर्फ पहाड़ों या मठों में सीमित नहीं रहना चाहिए। ये हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो तनाव, भ्रम और जीवन की उलझनों से जूझ रहा है। इसी सोच से जन्मी यह किताब थिंक लाइक अ मंक। इस किताब में जय ने वो सारी शिक्षाएं साझा की हैं जो उन्होंने एक भिक्षु के रूप में सीखी थी, लेकिन उन्हें आधुनिक जीवन की भाषा में रूपांतरित किया है। यहाँ न तो आपको सिर मुंडवाने की जरूरत है, न ही पहाड़ों पर जाने की, बल्कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ही एक साधु की स्पष्टता, स्थिरता और समझदारी ला सकते हैं। अपने ऑफिस, अपने परिवार, अपने रिश्तों और सबसे जरूरी अपने मन में। किताब को 3 भागों में बांटा गया है, लेट गो, ग्रो और गिव। पहले भाग लेट गो में हम अपने पुराने विचारों, भ्रमों और मानसिक जंजीरों को पहचानते हैं और उनसे खुद को आजाद करना सीखते हैं। जे बताते हैं कि हम अक्सर वही बन जाते हैं जो समाज हमसे बनने को कहता है। हम नकली पहचान ओढ़ लेते हैं और फिर जीवन भर उसी मुखौटे के साथ जीते हैं। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हम कौन हैं? फिर आता है दूसरा भाग, ग्रो। यहाँ हम अपनी असली ताकत को पहचानना शुरू करते हैं। दिनचर्या, उद्देश्य, मन का नियंत्रण और अहंकार से मुक्ति जैसे विषयों के जरिए जे हमें वो औजार देते हैं जिनसे हम खुद को बेहतर बना सकें। किताब यह नहीं कहती कि बदलाव एक रात में आएगा, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे हम धीरे धीरे हर दिन एक एक कदम बढ़ा सकते हैं। तीसरा भाग है गिव, और यही इस किताब की आत्मा है। जब हम खुद को समझ लेते हैं और अपने जीवन में स्पष्टता पा लेते हैं, तब अगला स्वाभाविक कदम होता है दूसरों को देना। यहाँ जे रिश्तों की गहराई, सेवा की महिमा और असरदार जीवन के अर्थ पर बात करते हैं। उनका मानना है कि सच्चा सुख तब आता है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। जे की लेखनी सरल है, भाषा सहज है, लेकिन संदेश बहुत गहरा है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ये आपको याद दिलाती है कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि उस ध्यान, मौन और सेवा में है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। जे इस किताब में हमें यही सिखाते हैं कि मौन जैसा सोचना कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक कला है और हर इंसान इस कला को सीख सकता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो। ये किताब एक चेतना है, अपने अस्तित्व को समझने की, अपने भाई को पहचानने की, अपने लक्ष्य को जगाने की और फिर उसे दूसरों की सेवा में बदलने की। अगर आपने कभी भी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों अधूरा महसूस करता हूँ, तो ये किताब आपके लिए एक उत्तर है। नहीं, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इसके शब्दों के साथ सच्ची ईमानदारी से चलें, तो यह किताब आपको उस दिशा में जरूर मोड़ सकती है जहां से आत्म साक्षात्कार शुरू होता है। तो आइए हम इस यात्रा पर निकलते हैं, एक मॉन्क की तरह सोचने की, एक बेहतर इंसान बनने की और एक ऐसे जीवन की तलाश में जो केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए सार्थक हो। चैप्टर 1, आइडेंटिटी। आई एम व्हाट आई थिंक आई एम। जब हम पैदा होते हैं तो हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं, न कोई नाम, न कोई छवि, न कोई पहचान। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमारे कागज पर रंग भरना शुरू कर देता है। हमारे माता पिता, हमारे स्कूल, हमारे दोस्त, सोशल मीडिया, हमारे काम की जगह, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति सब मिलकर एक कहानी रचते हैं और फिर कहते हैं ये हो तुम। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम वही हैं जो दूसरों ने हमें बताया है, या क्या हमारी असली पहचान कहीं इन तमाम लेबल्स के पीछे छिपी हुई है? जे शेट्टी इस पहले अध्याय में हमें एक ऐसे सवाल से रूबरू कराते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मैं कौन हूँ? जय बताते हैं कि बचपन से ही हम दूसरों की अपेक्षाओं से घिरे रहते हैं। हमें बताया जाता है कि एक अच्छा बेटा या बेटी कैसा होता है, एक आदर्श विद्यार्थी क्या करता है, एक सफल इंसान कैसा दिखता है और एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। हम इन परिभाषाओं को इतना आत्मसात कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या चाहा था, और यही से शुरू होती है पहचान का भ्रम। हम दूसरों के आदर्शों को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है और लोग हमें पसंद करते हैं, तो यही हमारी पहचान है। लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन रहता है, एक बेचैनी जो बार बार सवाल पूछती है, क्या यही मैं हूँ? जे एक दिलचस्प उदाहरण के जरिए बात को समझाते हैं।
उन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें 3 लोग मंदिर में पत्थर तोड़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वे क्या कर रहे हैं, तो पहले ने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए पैसा कमा रहा हूं। लेकिन तीसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन उनकी पहचान उनकी सोच के अनुसार अलग अलग थी। यही है आई एम व्हाट आई थिंक आई एम। हमारी पहचान इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को किस रूप में देखते हैं, किस नजरिए से। जे हमें एक अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं, आइडेंटिटी ऑडिट। वह कहते हैं कि एक कागज पर लिखो मैं कौन हूं, और फिर उन सभी चीजों को लिखो जो तुम खुद को समझते हो। जैसे मैं एक बेटा हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक हिंदू हूं, मैं शर्मीला हूं, मैं महत्वाकांक्षी हूं। फिर हर एक पर विचार करो, क्या यह सच में तुम्हारी अपनी खोज है या यह किसी और की दी हुई परिभाषा है। बहुत बार हम पाएंगे कि हम जो सोचते हैं वो हमारे अपने अनुभवों या सचेत फैसलों से नहीं आया है, बल्कि उन धारणाओं से आया है जो समाज ने हम पर थोप दी है। जे बताते हैं कि भिक्षु बनने के दौरान उन्होंने हर वह पहचान छोड़नी सीखी जो अस्थायी थी। वहां ना तो किसी के पास सोशल मीडिया था, न नाम की कोई चमक, न स्टाइलिश कपड़े, न बैंक बैलेंस। वहां हर इंसान सिर्फ एक आत्मा था, न ज्यादा न कम। और यही उन्हें एहसास हुआ कि जब हम अपनी परतें हटाते हैं तो हम अपनी असली पहचान के पास पहुंचते हैं। एक ऐसी पहचान जो बाहरी उपलब्धियों या उपाधियों से नहीं जुड़ी होती, बल्कि आंतरिक गुणों से, जैसे दया, करुणा, शांति, समझ और प्रेम। जे यहाँ पर एक और गहरी बात कहते हैं, हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर हम खुद को बार बार यह कहें कि मैं असफल हूँ, तो हम सच में असफल होने लगते हैं। अगर हम सोचें कि मैं डरपोक हूँ, तो हमारा व्यवहार उसी तरह ढल जाता है। लेकिन अगर हम यह सोचें कि मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं योग्य हूँ, तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारा व्यवहार और हमारे फैसले उसी दिशा में बदलने लगते हैं। यह विचारों की शक्ति है। भिक्षु बनने की पहली सीढ़ी यही है, मन की सफाई। जय इस अध्याय में इस बात पर भी जोर देते हैं कि पहचान का मतलब ये नहीं कि हम अपनी भूमिका भूल जाएं। हम अब भी बेटा है, दोस्त है, प्रोफेशनल है, लेकिन ये सिर्फ भूमिका है, पहचान नहीं। पहचान वो होती है जो तब भी रहती है जब सभी भूमिकाएं छिन जाती हैं। जैसे एक अभिनेता मंच पर अलग अलग किरदार निभाता है, कभी राजा, कभी सेवक, कभी खलनायक, कभी प्रेमी। लेकिन मंच के नीचे वो कौन है? वो असली इंसान कौन है? यही सवाल हमें खुद से पूछना है। जे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारी पहचान स्थिर नहीं होती, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। हम बदलते हैं, हमारे अनुभव बदलते हैं, हमारी समझ बदलती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पहचान को भी समय समय पर जांचें, टटोलें और पुरानी धारणाओं को छोड़ने का साहस रखें। अगर हम बचपन में खुद को शर्मीला समझते थे, तो क्या आज भी हम वैसे ही हैं? अगर हम मानते थे कि हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो क्या वो निष्कर्ष आज भी सच है? बहुत बार हम पुराने लेबल्स को ढोते रहते हैं बिना ये जांचे कि वे अब हमारे लिए प्रासंगिक है भी या नहीं। जे के अनुसार अगर हम एक शांत और स्थिर जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इस भ्रम से मुक्त होना होगा कि हम दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर ही अच्छे या बुरे हैं। हमें खुद को परिभाषित करना सीखना होगा, अपनी शांति, अपने मूल्यों, अपने अनुभवों के आधार पर। और सबसे जरूरी, हमें खुद को क्षमा करना होगा। हमसे कई गलतियां हुई होंगी, हमने कई बार दूसरों के नजरिए को अपनी सच्चाई मान लिया होगा, लेकिन अब समय है उस भ्रम से बाहर निकलने का। इस अध्याय का सार है, पहचान वह नहीं जो तुम्हें दी गई है, पहचान वह है जो तुम खुद में खोजते हो। और इस खोज की शुरुआत होती है आत्म जागरूकता से, सवाल पूछने से और खुद को देखने की हिम्मत से। यह आसान नहीं होता, क्योंकि यह सफर भीतर की ओर है, और भीतर झांकना कभी कभी बहुत डरावना लगता है। लेकिन जे कहते हैं यही वह दरवाजा है जिससे होकर आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है। यह अध्याय हमें भीतर की दुनिया से जोड़ता है, वहां जहां कोई लाइक, कोई फॉलोअर्स, कोई ट्रेंड्स मायने नहीं रखते। वहां बस तुम हो, तुम्हारा मन है और तुम्हारी वह असली आवाज जिसे तुमने सालों से दबा रखा है। जे हमें उसी आवाज से फिर से मिलवाने आए हैं, और यहीं से शुरू होती है थिंक लाइक ए मंक की पहली सीढ़ी। खुद को जानो, खुद को पहचानो और फिर इस पहचान को अपनाकर जीना शुरू करो। यह वो नींव है जिस पर बाकी पूरी किताब की इमारत खड़ी है। चैप्टर 2, नेगेटिविटी, द इविल किंग गोज हंग्री। जब भी हम अपने दिमाग में चल रही सारी बातों का गहराई से अवलोकन करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होती हैं। जय शेट्टी इस चैप्टर में हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि नकारात्मकता हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खुराक है, और जब तक हम इसे नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे, तब तक शांति और सुकून पाना मुश्किल है। वे इस पूरी बात को समझाने के लिए द इविल किंग की कहानी का जिक्र करते हैं। इस कहानी में एक राजा है जो हमेशा अपने साम्राज्य के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र की कल्पना करता रहता है।
उसे हर किसी पर शक होता है, हर किसी में उसे दुश्मनी दिखती है, और यही उसकी नींद, उसकी खुशी और उसकी बुद्धि सब कुछ खा जाती है। लेकिन हकीकत में कोई उसके खिलाफ नहीं होता। उसकी सारी परेशानियां उसकी अपनी सोच का खेल होती हैं। जय कहते हैं कि ठीक इसी तरह हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद के अंदर ऐसे ही एक ईविल किंग को पाले हुए हैं, जो हमारी नकारात्मक सोच पर पलता है और हमारी ऊर्जा को खा जाता है। जय शेट्टी बताते हैं कि हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों पर इसलिए ज्यादा प्रतिक्रिया देता है क्योंकि यह एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था, जहां उसे हर समय शेर, जंगली जानवरों, जहरीले पौधों या अन्य खतरों से सावधान रहना पड़ता था। उस समय सकारात्मक सोचना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना खतरों की पहचान करना। इसीलिए हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता को जल्दी पकड़ता है। लेकिन आज के समय में जब हम खतरनाक जंगलों में नहीं रहते, तब भी यही दिमाग हर छोटी बात को खतरा मान लेता है। सोशल मीडिया पर किसी की एक छोटी सी टिप्पणी, ऑफिस में किसी की हल्की सी आलोचना या रिश्तों में किसी का बदलता व्यवहार, हमारे दिमाग के लिए ये सब भी खतरे की तरह होते हैं और ये हमें लगातार सतर्क रखता है। चैप्टर में जय शेट्टी बताते हैं कि नकारात्मकता 3 तरीकों से हमारे जीवन में प्रवेश करती है: पर्यावरण, लोग और खुद की सोच। सबसे पहले हमारे आसपास का माहौल हमारी सोच पर गहरा असर डालता है। अगर आप हर समय न्यूज़ देखते हैं जो सिर्फ अपराध, हिंसा और विवाद दिखाती है, तो आपका दिमाग भी वैसे ही पैटर्न अपनाने लगेगा। दूसरा, हमारे आसपास के लोग। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर स्थिति में बुराई ढूंढते हैं, तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे आपको भी प्रभावित करने लगती है। और तीसरा, खुद की सोच। हमारे दिमाग के भीतर लगातार चलने वाला संवाद हमें या तो मजबूत बनाता है या तोड़ देता है। जय कहते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी सीखनी होगी। इसका पहला स्टेप है नकारात्मक लोगों और कंटेंट से दूरी बनाना। वे एक अभ्यास बताते हैं, अपने जीवन में ऐसे 3 लोगों या स्रोतों की पहचान करें जो आपको लगातार थका देते हैं, जो हमेशा शिकायतों, आलोचना या ड्रामा से भरे रहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफरत करें, बल्कि बस इतना है कि आप उन्हें अपनी मानसिक ऊर्जा पर हावी नहीं होने देंगे। जय शेट्टी स्पॉट, स्टॉप और स्वैप नाम की एक तकनीक भी बताते हैं। जब भी आप नकारात्मक विचारों में फंसते हैं, पहले उसे स्पॉट करें, यानी पहचानें कि यह नकारात्मक विचार है। फिर उसे स्टॉप करें, यानी उस पर ज्यादा समय न दें। और आखिर में उसे स्वैप करें, यानी उस विचार की जगह कोई सकारात्मक विचार या समाधान सोचें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोच रहे हैं मैं इसमें कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो तुरंत इसे बदलें। मुझे बस एक तरीका ढूंढना है और मैं सीख सकता हूँ। इस चैप्टर में जय ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को बिना जज किए देखना सीखते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है और कब हम बेवजह नकारात्मकता में डूब रहे हैं। ध्यान हमारे विचारों के बीच की जगह बढ़ा देता है, जिससे हम हर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच सकते हैं। अंत में जय शेट्टी यह भी बताते हैं कि नकारात्मकता को खत्म करना मतलब सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है। यह टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है वास्तविकता को स्वीकार करना, लेकिन उस पर हमारी प्रतिक्रिया बदलना। जब हम स्थितियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो हम उनमें फंसते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। पूरे चैप्टर का सार यही है कि नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें अपने विचारों, माहौल, रिश्तों और डिजिटल खपत पर ध्यान देना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हमारी ऊर्जा किसे मिलनी चाहिए और किसे नहीं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी शांति, हमारी खुशी और हमारी मानसिक शक्ति हमारे ही हाथ में है, तभी हम असली सुकून पाना शुरू करते हैं। चैप्टर 3, फियर, वेलकम टू होटल अर्थ दर। एक ऐसी भावना जो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद है। कोई भविष्य से डरता है, कोई असफलता से, कोई समाज के तानों से, तो कोई अकेलेपन से। कुछ लोग रिजेक्शन से डरते हैं, तो कुछ अपनी ही सच्चाई से। जय शेट्टी इस अध्याय की शुरुआत एक सशक्त विचार से करते हैं। डर इस धरती का स्थायी मेहमान है, हम इसे निकाल नहीं सकते, लेकिन इसे जानकर और पहचान कर इससे दोस्ती करना सीख सकते हैं। इसी विचार को वह वेलकम टू होटल अर्थ कहकर प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसी जगह जहां डर हर किसी के साथ चेक इन करता है, लेकिन हर किसी के पास यह विकल्प होता है कि वह डर को कितना देर अपने कमरे में रहने देगा। जय हमें याद दिलाते हैं कि भिक्षु बनने की यात्रा में सबसे पहला और कठिन चरण होता है अपने डर को स्वीकार करना। आश्रम में रहना, सब कुछ छोड़ देना, भौतिक सुविधाओं को त्यागना और पूरी तरह से आत्मा पर भरोसा करना। यह सब आसान नहीं था, लेकिन जय कहते हैं कि इन सभी बाहरी त्यागों से भी कठिन त्याग होता है भीतर के डर का सामना करना।
वह मानते हैं कि जब उन्होंने पहली बार ध्यान में गहराई से उतरने की कोशिश की तो उनके भीतर जितने डर छिपे थे सब सतह पर आने लगे, जैसे किसी बंद कमरे की धूल अचानक तेज हवा में उड़ने लगे। उतना ही असहज, उतना ही असहनीय। जे बताते हैं कि हमारे डर प्रायः 2 श्रेणियों में आते हैं, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक डर वो हैं जो हमें तत्काल खतरे से बचाते हैं, जैसे आग, जहर, दुर्घटना। लेकिन काल्पनिक डर वे हैं जो हमारी सोच, अनुभवों और कंडीशनिंग से बने हैं, जैसे लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर कोई मुझसे बेहतर निकल गया तो। ये काल्पनिक डर ही हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। जे कहते हैं कि इन डर को दूर भगाना समाधान नहीं है, उन्हें पहचानना और फिर उनके पार जाना ही एकमात्र रास्ता है। जे एक सुंदर रूपक के माध्यम से बात को सरल बनाते हैं। वह कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आपका डर एक मेहमान है जो हर दिन आपके दरवाजे पर आता है। अब आप चाहे तो दरवाजा बंद कर लें और डर को बाहर खड़ा रहने दें, लेकिन वह जाएगा नहीं, वह वही खड़ा रहेगा और हर बार जोर से दस्तक देगा। लेकिन अगर आप दरवाजा खोलें, डर को अंदर आने दें, उससे बात करें और यह समझें कि वह क्या कह रहा है, तो हो सकता है कि वह चुपचाप चला भी जाए। यही वह बौद्धिक अभ्यास है जिसे जे कॉन्शियस कॉन्फ्रंटेशन कहते हैं। डर से भागने के बजाय उसके साथ बैठने की कला। जे हमें अभ्यास के रूप में राइट योर फियर्स करने को कहते हैं। वह सलाह देते हैं कि एक कागज पर अपने सारे डर लिख डालिए, बिना सेंसर किए, बिना खुद को रोके। चाहे वो डर कितना ही तुच्छ क्यों न लगे, उसे लिखिए। फिर हर डर के आगे यह सवाल पूछिए, क्या ये डर मेरा है या किसी और की सोच से आया है? क्या यह डर मुझे बचा रहा है या रोक रहा है? और सबसे अहम, अगर यह डर कल से मेरे जीवन से हट जाए तो मैं क्या करूंगा? इस अभ्यास से हमें यह एहसास होता है कि हमारे अधिकतर डर बोरोड होते हैं, माता पिता से, समाज से, पुरानी विफलताओं से या किसी एक अनुभव से जो अब भी हमारे अंदर जिंदा है। जे इस अध्याय में बताते हैं, बल्कि उसे दूरी से देखने की कोशिश करते हैं। वे ध्यान के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को स्वयं से अलग पहचानते हैं। यानी अगर डर आ रहा है तो वे ये नहीं कहते मैं डरा हुआ हूं, बल्कि कहते हैं डर की भावना मेरे भीतर आ रही है। इस तरह डर उनकी पहचान नहीं बनता, वह सिर्फ एक गुजरती हुई अवस्था बन जाता है। जे हमें यह सिखाते हैं कि जब हम डर को स्वयं से अलग करना सीख जाते हैं तो डर की पकड़ कमजोर हो जाती है। जे एक निजी कहानी भी साझा करते हैं। जब उन्होंने टेडेक्स पर पहली बार बोलने का मौका पाया तो उनके भीतर अजीब किस्म का डर था। वह खुद को भिक्षु मानते थे, दूसरों से अलग सोचते थे और पहली बार इतनी बड़ी दुनिया के सामने खुद को व्यक्त करना था। उनके भीतर डर था, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मेरी बात किसी को समझ ना आए तो, अगर मेरी बात किसी को समझ ना आए तो, अगर मैं असफल रहा तो। लेकिन उन्होंने उस डर को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उस डर को एक मंच पर आमंत्रित किया, आओ चलो साथ चलते हैं। और यही साथ डर को कमजोर कर गया। जे बताते हैं कि डर की सबसे गहरी जड़ होती है नियंत्रण की चाह। हम सब अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहते हैं, भविष्य, लोग, परिणाम, यहाँ तक कि भावनाएं भी। लेकिन जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तो हमें लगता है कि हम असुरक्षित हैं और यही से डर जन्म लेता है। जय कहते हैं डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे एक नई जगह दी जा सकती है, मन के कोने में सामने की सीट से हटाकर। और इसके लिए जरूरी है विश्वास, खुद पर, जीवन पर और उस शक्ति पर जो हर चीज को संतुलन में रखती है। जे हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरा मंत्र देते हैं, स्टिलनेस इज द क्यूर फॉर फियर। यानी जब हम भागना बंद करते हैं, जब हम थोड़ी देर रुकते हैं, बैठते हैं, सांस लेते हैं, तब डर की आवाज धीमी पड़ने लगती है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम सच को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और तब डर अपनी शक्ति खो देता है। जे कहते हैं कि होटल अर्थ में रहना यानी इस जीवन में जन्म लेना खुद में ही एक साहस है। यहाँ भय का सामना करना तय है, लेकिन यह डर कोई शत्रु नहीं बल्कि एक द्वार है जो हमें हमारे साहस की ओर ले जाता है। डर वहां आता है जहां संभावना होती है, डर वहां उठता है जहां आत्मा विस्तार चाहती है। और इसलिए डर को देखकर पीछे हटना नहीं, बल्कि यह समझना कि वहां हमारी असली आजादी छिपी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि डर को दबाना या अनदेखा करना समाधान नहीं है। समाधान है डर को पहचानना, उसका स्रोत समझना और फिर उससे ऊपर उठना। जब हम यह करना सीख जाते हैं तो न केवल हम अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं, बल्कि हमारे निर्णय भी अधिक सच्चे और स्पष्ट हो जाते हैं। जे इस पूरे अध्याय को एक शक्तिशाली लाइन पर खत्म करते हैं, डर वह दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारा अगला रूप छिपा है और अब यह आप पर है, क्या आप उस दरवाजे को खोलना चाहेंगे। चैप्टर 4 इंटेंशन, ब्लाइंडेड बाय द गोल्ड।
कभी कभी हम जिंदगी में इतनी तेज भागते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हम भाग किस दिशा में रहे हैं। हम सफलता के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि किस वजह से हम उस सफलता को पाना चाहते हैं। इस अध्याय में जय शेट्टी हमें उस दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं जहां हम केवल बाहरी लक्ष्य नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी नीयत यानी इंटेंशन की भी जांच करना सीखते हैं। कई बार हमारा इरादा इतना धुंधला हो जाता है कि हमें बस दौड़ दिखाई देती है, रास्ता नहीं। जय बताते हैं कि एक साधारण सी कहानी जिसमें एक राजा को सोना चाहिए, लेकिन वह असली सोने की जगह बस सोने के रंग और चमक पर मोहित हो जाता है, हमें हमारे अपने जीवन की सच्चाई दिखा सकती है। कई बार हम भी किसी चीज की गहराई में जाने से पहले ही उसकी चमक से आकर्षित हो जाते हैं। पैसा, प्रसिद्धि, पद, इन सभी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि हमारी नीयत केवल इन बाहरी इनामों पर आधारित हो तो हम भीतर से कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जय एक शक्तिशाली अवधारणा साझा करते हैं जिसे वे इंटेंशन टाइप्स कहते हैं। 4 प्रकार की नीयतें जिनसे हम अपने जीवन के लक्ष्यों और फैसलों को बेहतर समझ सकते हैं। पहला है ड्यूटी, कर्तव्य, जहां हम कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारा दायित्व बनता है। दूसरा है फियर, भय, जहां हम डर के कारण किसी चीज में लग जाते हैं। तीसरा है डिजायर, इच्छा, जहां हम किसी चीज की चाह से प्रेरित होते हैं। और चौथा है लव, प्रेम, जहां हम दिल से कुछ करने को तैयार होते हैं बिना किसी अपेक्षा के। जय बताते हैं कि प्रेम से प्रेरित नियतें ही सबसे गहरी और स्थायी संतोष देती हैं। इस अध्याय में एक गहरी बात यह भी निकलती है कि कर्म सिर्फ हमारी क्रियाओं से नहीं, बल्कि उनकी नियत से परिभाषित होता है। एक ही कार्य, मान लीजिए किसी की मदद करना, अगर कोई उसे दिखावे के लिए करता है और कोई प्रेम से, तो दोनों का कर्मफल अलग होगा। जब हम किसी कार्य को निष्कलंक इरादे से करते हैं तब वह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन लेकर आता है। दूसरी ओर अगर हमारी नियत आत्म केंद्रित हो तो वही काम हमारे जीवन में अशांति का कारण बन सकता है। जय हमें एक अभ्यास देते हैं, हर छोटे या बड़े निर्णय से पहले एक प्रश्न पूछने का, मैं यह क्यों कर रहा हूँ, और उस क्यों का उत्तर सतही नहीं होना चाहिए क्योंकि सब कर रहे हैं, क्योंकि पैसा मिलेगा, क्योंकि डर लगता है। इन उत्तरों से हमें अपनी नियत की गहराई नहीं मिलेगी। अगर उत्तर आता है क्योंकि इससे किसी का भला होगा, क्योंकि यह मेरे दिल की आवाज है, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, तभी समझिए कि नियत शुद्ध है। जय ध्यान आकर्षित करते हैं इस बात पर कि समाज हमें नियतों को छुपाना सिखाता है और प्रदर्शन करना सिखाता है। सोशल मीडिया पर हम अपने जीवन का जो प्रदर्शन करते हैं उसमें असली भावना अक्सर खो जाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी चीज को सिर्फ इसलिए करना कि लोग देख सकें, उसका नतीजा कभी आत्मिक शांति नहीं होता। यही कारण है कि बहुत से सफल दिखने वाले लोग भीतर से खाली महसूस करते हैं। जय एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी प्रैक्टिस सुझाते हैं, द वाई लैडर, यानी क्यों की सीढ़ी। किसी भी निर्णय या लक्ष्य को लें और बार बार खुद से पूछें क्यों, हर उत्तर के पीछे का कारण ढूंढते जाएं। उदाहरण के लिए, मैं एक बड़ी कंपनी खोलना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। क्यों, ताकि मैं अपने परिवार का ख्याल रख सकूं। क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वही तकलीफें झेलें जो मैंने झेली। यह प्रक्रिया आपको आपकी असली नियत तक पहुंचाती है, वह जो दिखावे और लोभ से परे होती है। जय कहते हैं कि जब हम उस गहराई तक पहुंचते हैं तब हमारा कार्य सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि एक उद्देश्य को जीना बन जाता है। जय एक और जरूरी बात पर जोर देते हैं, हम अपने जीवन की नियतों को पहचानने और सुधारने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और आत्मंथन, सेल्फ इंक्वायरी का अभ्यास करें। जब हम रोज बैठकर सिर्फ एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं, मैं आज क्या कर रहा हूं और क्यों, तो धीरे धीरे हम बाहरी लालचों से हटकर आंतरिक सच्चाई की ओर बढ़ते हैं और यही यात्रा हमें सच्चे सुख और स्थायी संतुलन की ओर ले जाती है। इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि नियत कोई छोटी चीज नहीं होती, यह हमारे जीवन के हर निर्णय की आत्मा है। अगर आत्मा शुद्ध होगी तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम अपने भीतर शांति और संतोष पाएंगे। और अगर आत्मा दूषित है तो भले ही बाहर सब कुछ चमकता दिखे, अंदर से हम खोखले रहेंगे। जय इस अध्याय को एक बहुत ही साधारण लेकिन गूढ़ वाक्य से समेटते हैं, डोंट लेट द गोल्ड ब्लाइंड यू, लेट द लाइट गाइड यू। यानी सोने की चमक से अंधे मत बनो, उस रोशनी को देखो जो तुम्हारे भीतर से आ रही है। चैप्टर 5, मेडिटेशन। ब्रीथ। जब दुनिया शोर से भर जाती है, जब हमारी सोच लगातार किसी न किसी चिंता, लक्ष्य या डर से घिरी होती है, तब शांति की खोज किसी दूर के स्वप्न जैसी लगती है। लेकिन जय शेट्टी इस अध्याय में हमें एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो हमें खुद से जुड़ने, अपने मन को शांत करने और जीवन को नई दृष्टि से देखने में मदद करता है।
वह रास्ता है मेडिटेशन का। अध्याय ब्रीथ में जे न सिर्फ मेडिटेशन के लाभों की बात करते हैं, बल्कि वे इसे एक प्राचीन अभ्यास के बजाय एक व्यावहारिक आधुनिक उपकरण की तरह पेश करते हैं। जे बताते हैं कि मेडिटेशन का सार वर्तमान में होना है। हमारी समस्या यह है कि हम या तो अपने अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। मेडिटेशन हमें वर्तमान क्षण में लाकर हमारे मन को स्थिर करता है। यह केवल ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास नहीं है, यह आत्मा से जुड़ने, भावनाओं को समझने और मानसिक स्पष्टता पाने का एक माध्यम है। जे हमें एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि जब वे आश्रम में थे तो उन्हें हर दिन सुबह जल्दी उठकर घंटों ध्यान करना पड़ता था। शुरू में यह कठिन था, उनका मन इधर उधर भागता था, शरीर असहज होता था और विचारों की बाढ़ आती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने पाया कि उनका मन शांत होने लगा, उनकी भावनाओं में संतुलन आने लगा और उनका दृष्टिकोण गहरा होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि मेडिटेशन कोई जादुई शक्ति नहीं देता, बल्कि यह हमारी चेतना को साफ करता है, जैसे धूल से भरे शीशे को धीरे धीरे साफ किया जाए। जे इस अध्याय में मेडिटेशन की 3 प्रमुख प्रकारों की बात करते हैं। एक, ब्रेथिंग मेडिटेशन, ब्रीदिंग मेडिटेशन। यह सबसे सरल और सबसे प्रभावी विधि है। इसमें केवल अपने श्वास पर ध्यान देना होता है, कैसे वह शरीर में प्रवेश करती है और बाहर जाती है। यह अभ्यास मन को लंगर की तरह स्थिर करता है। जब भी विचार भटकने लगते हैं, आप फिर से अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जे कहते हैं कि केवल 5 मिनट प्रतिदिन इस अभ्यास से जीवन में गहरा परिवर्तन आ सकता है। 2, विजुअलाइजेशन। इसमें आप किसी शांत दृश्य की कल्पना करते हैं, जैसे कोई झील, जंगल या प्रकाश का एक गोला। एक प्रक्रिया से मन को सकारात्मक भावनाओं से भरने में मदद मिलती है। जे इसे मन की सफाई जैसा मानते हैं, जहां आप अपनी कल्पना से खुद को फिर से ऊर्जावान बनाते हैं। 3, मंत्र मेडिटेशन। जे बताते हैं कि मंत्रों की ध्वनि में कंपन होता है, जो हमारे शरीर और मन के साथ तालमेल बनाता है। कोई भी शब्द या वाक्य जिसे बार बार दोहराया जाए, वह मंत्र बन जाता है। यह दोहराव मन को स्थिर करता है और उसे सतही विचारों से मुक्त करता है। आश्रम में जे स्वयं ओम और अन्य वैदिक मंत्रों का अभ्यास करते थे, लेकिन वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि आप किसी भी ऐसे शब्द को चुन सकते हैं जो आपके मन में शांति लाए। जे इस बात पर जोर देते हैं कि मेडिटेशन कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानसिक व्यायाम है। आप चाहे किसी भी पंथ या विचारधारा के हों, मेडिटेशन आपके लिए एक उपकरण बन सकता है जिससे आप अधिक जागरूक, अधिक स्थिर और अधिक दयालु बन सकते हैं। इस अध्याय में जे यह भी समझाते हैं कि शुरुआत करने वालों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बैठने में तकलीफ, ध्यान भटकना या बेचैनी। लेकिन वे कहते हैं कि यह सब सामान्य है। शुरू में यदि आप केवल 2 मिनट भी ध्यान कर पाते हैं तो वही पर्याप्त है। धीरे धीरे यह अभ्यास आदत बन जाता है और फिर आदत से स्वभाव। जे मेडिटेशन को जीवन के बाकी क्षेत्रों से भी जोड़ते हैं, जैसे खाना खाते समय पूरा ध्यान भोजन पर देना, चलने के समय हर कदम को महसूस करना या किसी से बात करते हुए पूरी उपस्थिति बनाए रखना। ये सभी माइंडफुलनेस के रूप हैं जो मेडिटेशन की शाखाएं हैं। जब आप पूरी उपस्थिति से कोई कार्य करते हैं तो वह केवल कार्य नहीं रहता, वह एक ध्यान बन जाता है। जे बताते हैं कि श्वास ही जीवन का आधार है और जब हम इसे ध्यानपूर्वक महसूस करते हैं तो हम जीवन से जुड़ जाते हैं। हमारी सांसें हमें यह याद दिलाती हैं कि हम जीवित हैं और हर श्वास एक नया अवसर है शांति पाने का, खुद को समझने का और अपने जीवन को उद्देश्य से भरने का। अध्याय के अंत में जे एक छोटा मेडिटेशन अभ्यास भी बताते हैं। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, अपनी सांसों को महसूस करें और हर बार जब मन भटके तो बस एक शब्द कम बैक अपने भीतर दोहराएं। यह शब्द आपको वर्तमान में वापस लाने का उपकरण बन सकता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन पहले से अधिक स्थिर हो रहा है और आपकी प्रतिक्रिया कम, समझ ज्यादा हो रही है। यह अध्याय केवल ध्यान की तकनीक नहीं सिखाता, यह ध्यान की आवश्यकता, उसकी शक्ति और उसके प्रभाव को समझाता है। जे बताते हैं कि जब आप रोज थोड़े समय के लिए भी ध्यान करते हैं तो आप अपनी जिंदगी की दिशा को भीतर से बदलना शुरू कर देते हैं। आप बाहरी हलचलों से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर की स्थिरता से जीने लगते हैं। मेडिटेशन को जे ने इस किताब में एक नींव की तरह पेश किया है, जिस पर एक शांत, उद्देश्यपूर्ण और करुणामय जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। और यह इमारत कोई जटिल योगिक साधना नहीं मांगती, बस कुछ मिनटों की रोजाना की मौन उपस्थिति मांगती है। चैप्टर 6, पर्पस, द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर ले आता है जहां हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, एक जो आसान होता है लेकिन अर्थहीन और दूसरा जो कठिन होता है पर उसमें उद्देश्य होता है। पर्पस
यानी उद्देश्य वही अदृश्य शक्ति है जो हमें सुबह उठने की वजह देती है, कठिनाइयों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हर छोटे से छोटे काम में भी एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। इस अध्याय में जय शेट्टी हमें बताते हैं कि उद्देश्य केवल एक लक्ष्य नहीं होता जिसे हासिल करना है, बल्कि यह तो एक जीने का तरीका है। हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे रिश्तों में झलकने वाली स्थायी भावना। जय अपनी बात की शुरुआत एक प्राचीन कथा से करते हैं। एक साधु नदी किनारे तपस्या कर रहा होता है। अचानक वह देखता है कि एक बिच्छू पानी में गिर गया है और डूबने वाला है। वह साधु बिच्छू को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन बिच्छू उसे डंक मारता है। फिर भी वह साधु बार बार उसे बचाने की कोशिश करता है। एक राहगीर यह सब देखता है और साधु से पूछता है, जब वो तुम्हें हर बार डंक मारता है तो तुम बार बार उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? साधु मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बचाना। मैं क्यों उसके स्वभाव को अपनी अच्छाई बदलने दूं? यह कहानी सिर्फ दया की नहीं है, यह हमारे जीवन के उद्देश्य की भी है। जब हम अपना उद्देश्य पहचान लेते हैं तो हम दुनिया के दर्द या असहयोग से विचलित नहीं होते। हम दूसरों के व्यवहार की वजह से अपनी अच्छाई, अपने मूल्य या अपनी सेवा भावना को नहीं छोड़ते। उद्देश्य हमें अपने स्वभाव से जोड़े रखता है। जय कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने जीवन में उद्देश्य ढूंढते नहीं हैं। वो या तो सामाजिक अपेक्षाओं के पीछे भागते हैं या अपने काम को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन सच्चा उद्देश्य बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यह हमें तब मिलता है जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? मैं किस चीज में अच्छा हूं? मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा आनंद देती है? मैं दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूं? इस चैप्टर में जय एक महत्वपूर्ण टूल का जिक्र करते हैं जिसे वह कहते हैं डायमा फ्रेमवर्क। यह फ्रेमवर्क 4 मुख्य भागों पर आधारित होता है। 1. पैशन, जुनून, आप क्या करना पसंद करते हैं। 2. स्किल, कौशल, आप किस चीज में अच्छे हैं। 3. कंपैशन, करुणा, आप किनकी मदद करना चाहते हैं। 4. यूटिलिटी, उपयोगिता, आपकी प्रतिभा और भावनाएं दुनिया के किस काम आ सकती हैं। जब इन चारों के बीच संतुलन बनता है तब हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं और उसे करने से आपको आनंद आता है लेकिन वो किसी के काम नहीं आती तो वह केवल एक हॉबी है। अगर आप केवल दूसरों की मदद करने में लगे हैं लेकिन आपको आनंद नहीं आ रहा या आपकी प्रतिभा वहां फिट नहीं हो रही तो आप जल्दी ही थक जाएंगे। उद्देश्य वही होता है जहां आपका आनंद, आपकी दक्षता और दूसरों की भलाई एक बिंदु पर मिलते हैं। जय बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद एक कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर अपने उद्देश्य को अपनाया। उन्होंने देखा कि उनका असली आनंद दूसरों को मार्गदर्शन देने, प्रेरित करने और उन्हें उनके जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर दिलाने में है। भले ही यह राह अस्थिर, कठिन और शुरुआत में जोखिम भरी थी, लेकिन यही वह राह थी जहां उन्हें सच्ची संतुष्टि मिली। इस अध्याय में वह यह भी बताते हैं कि समाज ने किस तरह हमें सिखा दिया है कि उद्देश्य बड़ी सफलता या बड़े नाम में है, लेकिन सच्चाई यह है कि उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी में भी पाया जा सकता है। चाहे आप शिक्षक हो, कलाकार हो, किसान हो या एक घर संभालने वाले अभिभावक, यदि आप ये जान पाएं कि आपका कर्म किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बना रहा है और आपको भी उसमें आनंद मिल रहा है तो वह उद्देश्य है। जय एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं, राइट योर ओबिचुअरी, यानी आज ही सोचिए कि अगर आज आपका अंतिम दिन हो तो आप दुनिया में अपनी कौन सी छवि छोड़ना चाहेंगे। लोग आपके बारे में क्या याद करें? क्या वो कहेंगे कि आपने लोगों की मदद की, कि आप दयालु थे या कि आप पैसा कमाने की मशीन थे? इस सोच से हमारे मूल्य और उद्देश्य अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जय हमें बताते हैं कि उद्देश्य को जीने के लिए हर दिन के कामों में माइंडफुलनेस लानी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम जो भी करें उसे एक गहरे इरादे, प्रेम और सेवा के भाव से करें। चाहे आप एक कॉल उठा रहे हो, किसी ईमेल का जवाब दे रहे हो या अपने बच्चे को सुला रहे हो, हर काम में उद्देश्य हो सकता है अगर आप उसे सही दृष्टि से करें। वह कहते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा प्रेरित महसूस करेंगे। कभी कभी यह सिर्फ अनुशासन से आता है। आप हर दिन वही काम करते हैं जो आपके उद्देश्य के अनुकूल हो, भले ही मन न हो या परिस्थितियां साथ न दे रही हो। ऐसा जीवन स्थायित्व देता है, संतुलन देता है और अंदर से खुशी लाता है। जय एक विशेष बात पर जोर देते हैं, अपने उद्देश्य को ढूंढने की प्रक्रिया में धैर्य रखें। यह कोई 2 दिन की खोज नहीं है, यह एक यात्रा है जो आत्म जागरूकता, सेवा और अनुभव से गुजरती है। आप इसे तब पहचानेंगे जब कोई काम करने से आपको ऐसा लगे जैसे मैं यहीं के लिए बना हूं, और यह अनुभव पैसा, प्रसिद्धि या दिखावे से नहीं आता, यह भीतर से आता है। इस अध्याय का अंत जय एक मार्मिक कथन से करते हैं, यू डोंट फाइंड योर पर्पस, यू ग्रो इनटू योर पर्पस। अर्थात
उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम एक दिन खोज लेते हैं और सब कुछ बदल जाता है। यह तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम धीरे धीरे विकसित होते हैं, अपने विचारों, कार्यों और मूल्यों को परिष्कृत करते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं। तो जब आप अगली बार खुद से पूछें मैं क्यों यहां हूं, तो याद रखें जवाब शायद आपको अभी ना मिले, लेकिन सवाल पूछते रहना ही उस उत्तर तक पहुंचने की शुरुआत है। आपका उद्देश्य आपकी परछाई की तरह होता है, जितना आप प्रकाश की ओर बढ़ते हैं उतना वो स्पष्ट होता जाता है। चैप्टर 7 रूटीन। लोकेशन हैज एनर्जी, टाइम हैज मेमोरी। हर इंसान अपने दिन की शुरुआत कुछ आदतों के साथ करता है, चाहे वह आदतें अनजाने में बनी हों या जानबूझकर चुनी गई हों। कुछ लोग सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, तो कुछ लोग चाय या कॉफी के बिना अपने दिन की शुरुआत की कल्पना नहीं कर सकते। जय शेट्टी इस अध्याय में हमें एक गहरा सत्य समझाते हैं कि हमारी रोजमर्रा की आदतें केवल क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर को आकार देती हैं। और यही कारण है कि रूटीन केवल टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रैक्टिस है। जे के अनुसार मोनक लाइफस्टाइल में रूटीन की ताकत का मतलब है अपने दिन को इस तरह से डिजाइन करना कि वह आपके उद्देश्य और शांति की दिशा में काम करे। जे एक सरल मगर शक्तिशाली विचार साझा करते हैं। लोकेशन हैज एनर्जी एंड टाइम हैज मेमोरी, यानी हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है और हर समय का अपना एक मानसिक नक्शा। जैसे मंदिरों, मस्जिदों या चर्च में शांति महसूस होती है, वैसे ही हमारी खुद की दिनचर्या में भी कुछ स्थान और समय होते हैं जो हमें या तो ऊर्जावान बनाते हैं या थका देते हैं। अगर हम हर रोज एक ही जगह पर ध्यान करें तो हमारा मस्तिष्क उस स्थान को शांति से जोड़ना शुरू कर देता है। वही चीज अगर हम सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर काम करने लगते हैं तो वह बिस्तर अब सोने की जगह नहीं रह जाता, बल्कि तनाव का केंद्र बन जाता है। जय कहते हैं कि रूटीन केवल टास्क मैनेजमेंट नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। मोनक जीवन में हर दिन का एक उद्देश्य होता है। वे कब उठेंगे, क्या खाएंगे, किस समय ध्यान करेंगे, ये सब पहले से तय होता है। इससे उनका मन अव्यवस्था से बचा रहता है और वो खुद को उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रख पाते हैं। जबकि आज की दुनिया में हम अक्सर बेतरतीब दिन जीते हैं, कभी देर तक सोना, कभी रात को अचानक काम करना। ये असंगति हमारी मानसिक शांति को निगल जाती है। जे हमें सुझाव देते हैं कि हम अपने दिन की एक इंटेंशनल रूटीन बनाएं। हर रूटीन में 4 मुख्य हिस्से होने चाहिए: टाइम, प्लेस, प्रायोरिटी और इमोशन। 1 टाइम, दिन में किस समय कौन सी आदत को निभाना है। 2 प्लेस, उस आदत को निभाने के लिए एक निर्धारित जगह तय करना। 3 प्रायोरिटी, कौन सी आदत आपको आपके उद्देश्य के करीब ले जाती है। 4 इमोशन, उस आदत के साथ कैसा भावनात्मक जुड़ाव है। वो एक उदाहरण देते हैं। अगर आप रोज सुबह 6 बजे ध्यान करने बैठते हैं और हमेशा उसी कोने में, उसी आसन पर बैठते हैं, तो धीरे धीरे वह स्थान आपके अवचेतन मन में शांति और एकाग्रता की जगह बन जाता है। वहीं अगर आप बेतरतीब ढंग से ध्यान करते हैं, कभी बिस्तर पर, कभी कुर्सी पर, कभी दोपहर में, तो दिमाग उसे गंभीरता से नहीं लेता। याद रखिए, जगह की ऊर्जा होती है। जैसे रसोई में खाने की ऊर्जा होती है, वैसे ही ध्यान का स्थान भी खुद ब खुद एक सकारात्मक वाइब पैदा करता है। जे और गहरी बात बताते हैं। AIC want to build a habit, you must also build a ritual around it। यानी किसी भी आदत को टिकाऊ बनाना हो तो उसके चारों ओर एक अनुष्ठान या संस्कार गढ़िए। जैसे अगर आप सुबह लिखना चाहते हैं तो पहले 1 कप चाय बनाएं, 1 मोमबत्ती जलाएं, पसंदीदा पेन उठाएं और फिर लिखना शुरू करें। यह पूरा रिचुअल दिमाग को संकेत देता है कि अब यह क्रिया आरंभ हो रही है। इससे आपको रुकावट कम महसूस होती है और प्रैक्टिस गहरी बनती जाती है। जे अपने मोनास्ट्री अनुभवों का हवाला देते हुए कहते हैं कि वहां हर गतिविधि समयबद्ध और स्थानबद्ध होती है। ध्यान, प्रार्थना, सेवा, भोजन, सब कुछ एक रूटीन के अनुसार चलता है। लेकिन वह रूटीन कभी बोझ नहीं लगता, क्योंकि उसका उद्देश्य आत्मा को अनुशासित करना है, न कि कैद करना। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में रूटीन बनाते हैं तो वो हमें आजादी देता है, क्योंकि अब हम निर्णय की थकान से मुक्त हो जाते हैं। अब हमें बार बार ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या करें, कब करें, कैसे करें। जे बताते हैं कि डिसीजन फैटिग एक असली समस्या है। जब हम अपने दिन की शुरुआत ढेर सारे विकल्पों से करते हैं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, पहले काम करूं या सोशल मीडिया चेक करूं, तो हमारे दिमाग की ऊर्जा पहले ही घंटे में खत्म होने लगती है। वहीं अगर दिन की एक निर्धारित रचना हो तो हम कम निर्णय लेते हैं और ज्यादा गहराई से काम कर पाते हैं। यही गहराई यानी डीप फोकस हमारे व्यक्तिगत विकास का असली इंजन है। रूटीन हमें बाहरी शोर से बचाती है और भीतर की आवाज को स्पष्ट करती है। जे कहते हैं कि जब आप हर दिन एक ही समय पर अपने मन से संवाद करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी सुनता है।
ध्यान, जर्नलिंग, आत्मनिरीक्षण, ये सभी प्रैक्टिसेस अगर एक रूटीन के अंदर हो तो उनका प्रभाव बहुत गहरा हो जाता है, वरना वे सिर्फ प्रेरणा के क्षण बनकर रह जाते हैं। और प्रेरणा अगर अनुशासन में न बदले तो वो उड़ती हुई धूल की तरह होती है, दिखती है पर टिकती नहीं। जे हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि तकनीक के कारण हमारी रूटीन सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। नोटिफिकेशंस, स्क्रोलिंग, लेट नाइट बिंजिंग, ये सब हमारे समय को चुराते हैं। हमें अपने डिजिटल व्यवहार का रूटीन भी तय करना चाहिए, कब फोन देखना है, कब नहीं, किस ऐप को कब तक इस्तेमाल करना है। इससे हम टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करते हैं, टेक्नोलॉजी हमें नहीं। अध्याय के अंत में जे हमें चुनौती देते हैं, एक ऐसी रूटीन बनाइए जो आपके मूल्य, आपके उद्देश्य और आपकी आत्मा के साथ मेल खाती हो। अगर आप अपने हर दिन को एक ही दिशा में सजगता से ले जाएंगे तो महीनों में आपके जीवन में वो बदलाव आएगा जो लोग वर्षों में नहीं ला पाते। याद रखिए, जीवन बड़ी घटनाओं से नहीं बदलता, बल्कि उन छोटे छोटे निर्णयों से बदलता है जो हम हर दिन दोहराते हैं। और रूटीन ही वह ढांचा है जिसमें ये छोटे निर्णय पनपते हैं। चैप्टर 8, माइंड, द केज एंड द कीमन, हमारी सबसे गूढ़ और रहस्यमय कैदगाह भी हो सकता है और हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता की चाबी भी। जे शेट्टी इस अध्याय में हमें एक ऐसे विषय पर ले जाते हैं जिसे हर व्यक्ति ने महसूस किया है, लेकिन शायद कभी पूरी तरह समझा नहीं। हम अक्सर अपने दिमाग से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि दिमाग से लड़ाई जीतने का एकमात्र रास्ता उसे गहराई से समझना है। जे कहते हैं कि जब वो मठ में थे, वहां के साधु अपने दिमाग को बंदर की तरह नहीं बल्कि असभ्य राजा की तरह मानते थे। एक ऐसा राजा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, हर पल नया मनोरंजन चाहता है और नियंत्रण खो बैठता है जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। यह राजा कभी शांत नहीं होता, वो हर समय नए विचारों, डर, फिक्र और इच्छाओं से उलझा रहता है। जे इस अध्याय में बताते हैं कि जब तक हम अपने मन को प्रशिक्षित नहीं करते तब तक हम उसके आदेशों के गुलाम बने रहते हैं। हमें जो लगता है कि वो हमारी सोच है, असल में वो तो समाज, परवरिश, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया का मिश्रण होता है जिसे हमने अपने मन में जमा कर लिया है। हमने अपने मन को एक कचरे की टोकरी बना दिया है जिसमें हर कोई आकर अपनी राय फेंक जाता है और हम सोचते हैं कि ये सब हमारी खुद की सोच है। जे यहाँ 3 प्रकार की माइंडसेट्स की बात करते हैं, दृष्टा, ऑब्जर्वर, विचारक, थिंकर और कर्ता, डूअर। अधिकतर लोग बिना सोचे बस कर्ता बनकर हर समय एक्शन में लगे रहते हैं, लेकिन उनका मन अस्थिर और उलझा हुआ होता है। वहीं कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते, और बहुत कम लोग हैं जो पहले अपने विचारों को निष्पक्षता से देख पाते हैं, जो ऑब्जर्वर की स्थिति में रहते हैं। जे कहते हैं कि मंक बनने के लिए सबसे जरूरी अभ्यास है माइंडफुलनेस, यानी मन को इस कदर शांत और जागरूक बनाना कि वह न प्रतिक्रिया दे न फैसले ले, बस देखे, महसूस करे और समझे। जब मन शांत होता है तब वह किसी दर्पण की तरह स्पष्ट होता है और तब आप अपनी असली इच्छाओं को पहचान पाते हैं। इस अध्याय में जे ने ध्यान की शक्ति को विस्तार से समझाया है। वो कहते हैं कि ध्यान कोई मस्तिष्क को बंद करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो मस्तिष्क को धीरे धीरे खोलने, साफ करने और व्यवस्थित करने की विद्या है। ध्यान से हम यह जान पाते हैं कि कौन से विचार हमारे हैं और कौन से बाहरी दुनिया से उधार लिए गए हैं। जे ने एक खूबसूरत उदाहरण दिया। एक कमरे में तेज हवा चल रही हो, खिड़कियां खुली हो और हर तरफ से कागज उड़ रहे हो, तो आप क्या करेंगे? आप खिड़कियां बंद करेंगे, कमरे को साफ करेंगे और धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित करेंगे। ध्यान भी वही करता है। यह आपके मन की खिड़कियां बंद करता है ताकि बाहर से विचार न आए और फिर धीरे धीरे मन को व्यवस्थित करता है। जे बताते हैं कि जिस तरह हम अपने शरीर की सफाई रोज करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए। यह सफाई आती है चिंतन, ध्यान और जर्नलिंग से। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वो आपको दिखने लगते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो उन विचारों के पीछे छुपा डर, लालच या अहंकार उजागर होता है। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश है, योर माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। यानी या तो आपका मन आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा या आपको गिरा देगा। अगर आपने उसे प्रशिक्षित नहीं किया तो वह आपको आपके डर और भ्रमों की दुनिया में घुमा देगा, लेकिन अगर आपने उसे साध लिया तो वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जय यहाँ उस की बात करते हैं जो इस कैदगाह को खोल सकती है, और वह चाबी है अवेयरनेस यानी सजगता। सजगता का अर्थ है कि आप हर क्षण यह पहचानते रहें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रही हैं और क्या ये विचार वाकई आपके हैं। क्या यह डर, यह गुस्सा, यह लालच वाकई आपकी आत्मा की आवाज है या ये तो किसी और की परछाई है जो आप पर पड़ी है। इस सजगता को बढ़ाने के लिए जय एक बहुत ही व्यवहारिक अभ्यास बताते हैं, स्पॉट स्पॉप स्पॉप। पहचानो। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो सबसे पहले उसे पहचानो। स्टॉप, रुको, उस विचार को आगे बढ़ने से रोको, उस पर प्रतिक्रिया मत दो। स्वैप,
बदल दो। उस नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक सच आधारित विचार को एक सकारात्मक सच आधारित विचार से बदल दो। मान लीजिए आपके मन में आया, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो स्पॉट करो, यह नकारात्मक विचार है। स्टॉप करो, इस पर कोई एक्शन मत लो। फिर स्वैप करो, इसे बदल दो, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। जे बताते हैं कि मंक जीवन का सार यही है, इंटरनल मास्टरी, यानी अपने अंदर के मन, विचार, भावनाओं और इच्छाओं पर महारत। यह महारत तब आती है जब हम हर दिन मन के साथ बैठते हैं, जैसे एक दोस्त के साथ बैठकर बातें करते हैं। हम उससे पूछते हैं, तू क्यों परेशान है, तुझे क्या चाहिए, किससे डर रहा है, और फिर जवाबों को जज किए बिना सुनते हैं। जे अंत में कहते हैं कि अगर हम अपने मन को साध लें तो हम दुनिया की किसी भी परिस्थिति को संभाल सकते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं रहेगी, लेकिन अगर भीतर स्थिरता है तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। चैप्टर 9, रिलेशनशिप्स, द वैल्यू ऑफ अ गुड स्टोरी। रिश्तों को अक्सर हम भावनाओं, समय और साझा अनुभवों के संदर्भ में परखते हैं, लेकिन जे शेट्टी हमें इस अध्याय में एक बिल्कुल अलग चश्मा पहनाते हैं, कहानी का चश्मा। उनके अनुसार हर रिश्ता अपने आप में एक कहानी है, और हमारे द्वारा गढ़ी गई यह कहानी ही तय करती है कि वह रिश्ता हमें संबल देगा या बोझ बनेगा। मंक लाइफ के अनुभवों से जय ने जो सबसे मूल्यवान पाठ सीखे, उनमें से एक यह था कि हमारे रिश्ते उस लेंस से प्रभावित होते हैं जिससे हम उन्हें देखते हैं। हम जिन कहानियों को बार बार दोहराते हैं, जैसे वो कभी नहीं बदल सकते, मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा, उन्हें मेरी कद्र नहीं, ये हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं, चाहे वह सच हो या नहीं। जे इस अध्याय में सिखाते हैं कि कैसे इन कहानियों को समझकर, बदलकर और दोबारा गढ़कर हम अपने संबंधों को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। जे मानते हैं कि रिश्ते सिर्फ दो लोगों के बीच की बातचीत नहीं होते, बल्कि दो सोचने के तरीकों, दो अनुभवों और दो भावनात्मक इतिहासों का मिलन होते हैं। जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं तो समझदारी से कहानी चुनना बेहद जरूरी हो जाता है। कई बार हमारी कहानी विक्टिम की होती है, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब हम यह कहानी लिखते हैं कि मैंने बाउंड्रीज तय की हैं ताकि मेरा आत्मसम्मान बना रहे, तो उसी रिश्ते का नैरेटिव पूरी तरह बदल जाता है। जे कहते हैं कि हमें हर बार यह सोचना चाहिए कि क्या हमारी गढ़ी हुई कहानी हमें प्यार और ग्रोथ की ओर ले जा रही है या दर्द और दूरी की ओर। जे इस चैप्टर में ध्यान दिलाते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी गलतफहमी तब होती है जब हम दूसरों से वही चाहते हैं जो हम खुद को भी नहीं दे रहे होते। हम चाहते हैं कि कोई हमें पूरा महसूस कराए, लेकिन क्या हमने खुद को कभी पूरा स्वीकारा है? हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमेशा हमें समझे, लेकिन क्या हम खुद अपनी भावनाओं को ठीक से पहचानते हैं? जे ये भी कहते हैं कि अगर हमें एक फुलफिलिंग रिश्ता चाहिए तो हमें सेल्फ अवेयरनेस की गहराइयों में उतरना होगा, और यह तभी संभव है जब हम अपनी कहानी को करेज और कंपैशन के साथ संपादित करें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जे यह बताते हैं कि रिश्तों में रोल्स बहुत मायने रखते हैं। हम हर रिश्ते में एक भूमिका निभाते हैं, बेटा, दोस्त, पार्टनर, सहकर्मी। लेकिन अगर हम इन रोल्स में फंस जाएं और फ्लेक्सिबिलिटी खो बैठे तो यही रोल्स और इमोशनल प्रिजन बन सकते हैं। जे कहते हैं कि हमें रोल्स निभाने चाहिए, लेकिन उनसे चिपकना नहीं चाहिए। जैसे एक एक्टर हर फिल्म में अलग रोल करता है, वैसे ही हमें भी समझना होगा कि कौन से रिश्ते में हमें किस प्रकार के दृष्टिकोण और इमोशनल रिस्पॉन्स की जरूरत है। जे बताते हैं कि हर रिश्ता हमें एक मिरर देता है। जो चीज हमें दूसरों में चुभती है वो अक्सर हमारी अपनी अनरिजॉल्व्ड इनसिक्योरिटी या अतीत का दर्द होती है। अगर कोई हमें उपेक्षित महसूस कराता है तो शायद हम अंदर ही अंदर खुद को अवांछनीय मानते हैं। अगर कोई बार बार हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो शायद हमने खुद कभी असर्टिवनेस नहीं सीखी। जे इसे शैडो रिलेशनशिप्स कहते हैं, ऐसे रिश्ते जो हमारे अपने शैडो साइड को उजागर करते हैं। उनका मानना है कि ये रिश्ते दरअसल गिफ्ट्स होते हैं जो हमें हमारी हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ का रास्ता दिखाते हैं। इस अध्याय में जे एक बेहद गूढ़ बट प्रैक्टिकल अभ्यास का सुझाव देते हैं। रीराइट द स्टोरी। जब भी आप किसी रिश्ते में नाराज, निराश या हताश महसूस करें तो बैठकर अपनी भावनाओं की जड़ तक जाएं और फिर खुद से पूछें, मैं इस रिश्ते की कौन सी कहानी बार बार दोहरा रहा हूँ। फिर उसे एक एम्पावरिंग नैरेटिव में बदलें, जैसे वो मेरी परवाह नहीं करता को बदलें, वो अपनी सीमाओं में रहकर कोशिश कर रहा है और मैं अपने आप को हील करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। जे का विश्वास है कि यह अभ्यास हमें इमोशनल फ्रीडम की ओर ले जाता है, क्योंकि अब हम पीड़ित नहीं, स्टोरी टेलर बन जाते हैं। जे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि रिश्ते स्टैटिक नहीं होते, वे ऑर्गेनिक होते हैं। जैसे हम हर दिन बदलते हैं वैसे ही हमारे रिश्ते भी इवॉल्व होते हैं। इसलिए पुरानी कहानियों से चिपके रहना नए डायनामिक्स को डिनाई करने जैसा होता है। हमें अपने नैरेटिव्स को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए।
जैसे एक लेखक हर बार अपनी किताब के अगले ड्राफ्ट को रिफाइन करता है। जब हम दूसरों को बदलने की जगह अपनी परसेप्शन बदलते हैं, तब रिश्तों में हलचल की जगह शांति और समझ पैदा होती है। जे रिश्तों को केवल रोमांटिक या फेमिलियर बाउंड्रीज में सीमित नहीं रखते, वे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, मेंटरशिप्स और कैजुअल कनेक्शंस को भी उतना ही महत्व देते हैं। वे बताते हैं कि हर इंसान एक कहानी लेकर हमारे जीवन में आता है और हमें यह डिसर्नमेंट सीखनी चाहिए कि कौन सी कहानी हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है और कौन सी हमें रोक रही है। वो कहते हैं कि बाउंड्रीज बनाना, डिस्कनेक्ट करना या किसी टॉक्सिक रिश्ते को ग्रेसफुली खत्म करना कोई क्रूरता नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। इस अध्याय का भावनात्मक निष्कर्ष यह है कि रिश्ते हमारी आत्मा के लिए शिक्षक है। हर इंटरैक्शन, हर संघर्ष, हर सच्चा कनेक्शन हमें खुद से मिलवाने आता है। रिश्तों को ठीक करना मतलब खुद को ठीक करना है और खुद से जुड़ना मतलब हर रिश्ते में प्रेम का अनुभव करना है। जे शेट्टी का संदेश स्पष्ट है, बिकम द कॉन्शियस नैरेटर ऑफ योर रिलेशनशिप्स। जब आप कहानी के लेखक बनते हैं तो रिश्तों में केवल जवाबदेही नहीं आती बल्कि करुणा और कनेक्शन भी पनपता है। और जब हम दूसरों को उनकी इम्परफेक्ट स्टोरी के साथ भी स्वीकारना सीख जाते हैं तो हम खुद को भी पूरी तरह अपनाना सीख जाते हैं। चैप्टर 10, सर्विस, रीचिंग योर फुल पोटेंशियल। सेवा एक ऐसा शब्द जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे जीवन का आधार बनाते हैं। इस अध्याय में जे शेट्टी हमें उस स्तर पर ले जाते हैं जहां सेवा केवल दूसरों की मदद करने का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व की सबसे उच्च अवस्था बन जाती है। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश नहीं करता कि सेवा क्यों जरूरी है, बल्कि यह हमारे अंदर उस चेतना को जगाता है जो हमें बताता है कि हम सेवा के लिए ही बने हैं। जे कहते हैं कि जीवन की असली संतुष्टि तब आती है जब हम अपने आप को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते हैं और वह उद्देश्य होता है सेवा। जे इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। द हाईएस्ट पर्पस इज टू लिव इन सर्विस टू अदर्स, यानी सबसे ऊंचा उद्देश्य यही है कि हम दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाएं। लेकिन इस सेवा का मतलब यह नहीं कि हम खुद को खो दें या अपनी जरूरतों को नकार दें। असली सेवा वही होती है जहां देने वाला खुद इतना समृद्ध होता है कि उसका देना त्याग नहीं बल्कि ओवरफ्लो बन जाए। यही कारण है कि जे बार बार सेल्फ वर्क यानी आत्मविकास की बात करते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद स्टेबल, फुलफिल्ड और अवेयर नहीं है तब तक आपकी सेवा भी अधूरी होती है। जे बताते हैं कि सर्विस कोई करियर नहीं है, यह एक माइंडसेट है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें एनजीओ खोलनी है या सिर्फ गरीबों की मदद करनी है। सेवा की असली पहचान यह है कि हम अपने परिवार, अपने दरीफ्स और यहाँ तक कि अनजान लोगों से भी किस तरह पेश आते हैं। क्या हमारी उपस्थिति उनके जीवन में एक प्रकाश की तरह है या एक छाया की तरह। जे कहते हैं कि सेवा का मतलब सिर्फ क्या करना नहीं है बल्कि कैसे करना भी है। जब आप अपने काम को, अपने रिश्तों को, अपने शब्दों को सेवा के भाव से जीते हैं तभी असल परिवर्तन आता है। जे एक सुंदर दृष्टांत साझा करते हैं। किसी ने एक बार पूछा, हाउ कैन आई फाइंड माई पर्पस। जवाब था सर्व। और जब पूछा गया, बट हाउ डू आई सर्व, तब उत्तर मिला फाइंड योर पर्पस। ये द्वंद्व नहीं है बल्कि यह एक सुंदर चक्र है जहां उद्देश्य और सेवा एक दूसरे को पोषित करते हैं। यदि आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है तो दूसरों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। यह प्रक्रिया खुद ब खुद आपको उस राह पर ले जाएगी जहां आपका उद्देश्य आपको मिल जाएगा। जे हमें यह भी बताते हैं कि आज की दुनिया में सेवा एक गलत फहमी का शिकार हो गई है। लोग सोचते हैं कि सेवा कमजोर लोगों का काम है या फिर इसका कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, लेकिन जे इस धारणा को तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि सबसे सफल और प्रभावशाली लोग, चाहे वो महात्मा गांधी हो, मदर टेरेसा हो या फिर नेल्सन मंडेला, सभी ने सेवा को ही अपना हथियार बनाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सेवा केवल दूसरों को नहीं बदलती, यह हमें भी गहराई से बदलती है। सेवा के माध्यम से हम अपने अहंकार को काटते हैं। जब हम दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं तब हम अपने मैं की सीमाओं से बाहर आते हैं। जे इसे ईगोज एंटीडोट कहते हैं। सेवा अहंकार का सबसे प्रभावी इलाज है और इसी वजह से जब हम सेवा करते हैं तो हमें अपने जीवन की उन परतों को समझने का अवसर मिलता है जो सामान्य परिस्थितियों में कभी उजागर नहीं होती। जे कहते हैं कि सेवा तभी प्रभावशाली होती है जब वह संपूर्ण हो, सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से भी, सिर्फ दिखावे से नहीं, एक आंतरिक प्रतिबद्धता से। अगर आप किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं कि आपको तारीफ मिले तो वह सेवा नहीं है, वह सौदा है। लेकिन जब आप किसी को सिर्फ इसलिए मदद करते हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं तब वह सेवा बनती है। और यही भाव धीरे धीरे आपको एक शांत, स्थिर और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। एक रोचक विचार जय यह भी रखते हैं कि सेवा केवल बाहरी गतिविधि नहीं है, यह एक आंतरिक साधना है। अगर आप किसी को माफ करते हैं,
अगर आप किसी को समझते हैं, अगर आप किसी की बात चुपचाप सुनते हैं, तो यदि सेवा है, यह छोटी छोटी सेवाएं आपके मन को विशालता देती है। जे इसे माइक्रो सर्विस मोमेंट्स कहते हैं, छोटे छोटे क्षण जिनमें आप किसी को अपलिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी बड़े इश्तिहार के। जे अपने एक अनुभव का जिक्र करते हैं। जब उन्होंने एक वृद्धाश्रम में हफ्तों तक सेवा की थी, वहां उन्होंने महसूस किया कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वह थी सुनने वाला कोई। उन्होंने देखा कि कई लोग भूखे नहीं थे, बीमार नहीं थे, लेकिन अकेले थे। और जे को वहां जाकर यह एहसास हुआ कि सेवा केवल भोजन देना या दवाइयां बांटना नहीं है। कभी कभी सेवा का सबसे बड़ा रूप यह होता है कि आप किसी की बात सुन लें, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहें कि मैं हूं। इस अध्याय में जे हमें एक दिशा देते हैं कि हम सेवा को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। उन्होंने एक सरल मंत्र बताया, प्लांट ट्रीज अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट। यानी ऐसे काम करो जिनका फल भले ही तुम्हें ना मिले, लेकिन किसी और को सुकून दे सके। यही सेवा की पराकाष्ठा है। यह जीवन को अर्थ देती है और आपके व्यक्तित्व को ऊंचाई पर ले जाती है। जे अध्याय के अंत में यह भी बताते हैं कि सेवा आपको बर्नआउट नहीं करती, अगर वह सही इरादे और संतुलन से की जाए। अगर आप अपनी सीमाओं को जानते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और सेवा को एक कृपा मानते हैं, तब यह थकावट नहीं, ऊर्जा देती है। यही कारण है कि संत, योगी और समाज सेवी इतने वर्षों तक बिना रुके लोगों की सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हें उस सेवा से ही ऊर्जा मिलती है। यह अध्याय हमें केवल सेवा की व्याख्या नहीं देता, यह हमें उस स्तर पर ले जाता है जहां सेवा हमारी पहचान बन जाती है। और यही जे का उद्देश्य है, हमें इस बात का एहसास दिलाना कि हमारे जीवन का सबसे सुंदर और शक्तिशाली रूप तभी प्रकट होता है जब हम अपनी योग्यता को दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। चैप्टर 11, इम्पैक्ट। द रिपल इफेक्ट। हर शब्द, हर भावना, हर कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में तरंगे छोड़ता है। जे शेट्टी इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं कि हमारी उपस्थिति सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हमसे जुड़े लोगों, हमारी कम्युनिटी और पूरे समाज को प्रभावित करती है। जब हम अपनी सोच, अपनी नीयत और अपनी सेवा का दायरा बढ़ाते हैं, तो हमारी शक्ति का प्रभाव सीमाओं से परे जाता है। यह अध्याय जीवन को केवल खुद के लिए जीने से निकलकर दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की ओर ले जाता है। जे इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी बात से करते हैं, द इम्पैक्ट यू हैव ऑन अदर्स इज द ग्रेटेस्ट करेंसी देयर इज। यानी तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत वो है जो तुम दूसरों के जीवन में बदलकर छोड़ते हो। जिंदगी को केवल खुद के फायदे के लिए जीने की सोच सीमित है, जबकि दूसरों को सशक्त करने की सोच विशाल। वे एक कहानी साझा करते हैं, एक युवा साधु की जो जंगल में वर्षों तक साधना करता है, लेकिन जब वो लौट कर आता है तो उसे ये समझ आता है कि असली तप वो नहीं जो अकेले में किया जाए, बल्कि वो है जो समाज के बीच रहकर उनकी भलाई के लिए किया जाए। जे मानते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल सफलता या आत्म साक्षात्कार नहीं होना चाहिए, बल्कि सार्थकता यानी मीनिंगफुलनेस होना चाहिए। मीनिंग तब पैदा होती है जब हम किसी और की जरूरत को महसूस करते हैं और उस पर सकारात्मक कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें किसी एनजीओ में जाना पड़े या हजारों लोगों को प्रेरित करना पड़े। कई बार एक मुस्कान, एक हौसला देने वाला शब्द या किसी की मदद के लिए समय निकाल लेना ही बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। वे माइक्रो इम्पैक्ट की अवधारणा को सामने रखते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं क्या बड़ा कर सकता हूं, तो हम अक्सर निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं आज मैं किस एक व्यक्ति की मदद कर सकता हूं, तभी असली इम्पैक्ट शुरू होता है। जे कहते हैं कि हमें अपनी डेली रूटीन में इम्पैक्ट को इंटीग्रेट करना होगा, जैसे हर सुबह खुद से पूछना, आज मैं किसे वैल्यू दे सकता हूँ, किसका मन हल्का कर सकता हूँ और किसकी जर्नी को थोड़ा आसान बना सकता हूँ। जे यह भी बताते हैं कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे खुद ज्यादा खुश, ज्यादा मोटिवेटेड और ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। न्यूरो साइंस की स्टडीज दिखाती हैं कि जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस को कम करते हैं और इमोशनल वेलबींग को बढ़ाते हैं। यानी इम्पैक्ट सिर्फ दूसरों को नहीं, हमें भी हील करता है। इस अध्याय में जे इस बात पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति अपने आसपास रिपल इफेक्ट पैदा कर सकता है। जिस तरह एक पत्थर झील में गिरकर लहरें फैलाता है, उसी तरह एक सजग विचार, एक ईमानदार सेवा और एक सच्ची भावना पूरे समाज में पॉजिटिविटी फैलाती है। इस रिपल इफेक्ट की सबसे सुंदर बात यह है कि कई बार हम देख भी नहीं पाते कि हमारा एक छोटा सा कर्म कितनी दूर तक किसी को अपलिफ्ट कर गया। जे हमें ये भी सोचने को प्रेरित करते हैं कि हम कौन सी लेगेसी छोड़ रहे हैं। क्या हमारी उपस्थिति केवल हमारे काम, हमारी कमाई और हमारे गोल्स तक सीमित थी, या हमने ऐसा कुछ किया जो दूसरों के जीवन में स्थायी असर छोड़े। वह कहते हैं कि अल्टीमेट मंक माइंडसेट वही है जो इम्पैक्ट के बारे में सोचता है, यानी मैंने दुनिया को कैसे छोड़ा, क्या मैंने इसे थोड़ा बेहतर बनाया। इस अध्याय का एक बहुत गहरा भाग तब आता है जब जे कर्म और सेवा की बात करते हैं।
वे कर्मा को सिर्फ गुड और बैड रिजल्ट्स की फिलॉसफी से जोड़ने के बजाय उसे कॉन्शियस एक्शन के रूप में देखते हैं। सेवा के बिना ज्ञान अधूरा है और सेवा का सर्वोच्च रूप है प्रेजेंस, यानी किसी के साथ पूरी तरह उपस्थित होना, बिना जजमेंट के, बिना किसी पर्सनल गेन की चाहत के। ये इम्पैक्ट का सबसे सच्चा रूप है। अंत में जय हमें एक व्यवहारिक तरीका देते हैं कि हम अपने जीवन में इम्पैक्ट को कैसे इंटेंशनल बना सकते हैं। वे एक डेली हैबिट सजेस्ट करते हैं। सुबह उठकर पूछो, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। दिन के अंत में सोचो, आज मैंने किसे अपलिफ्ट किया। और हफ्ते में एक दिन सिर्फ सर्विस के लिए रखो, किसी का मेंटोरिंग करना, कोई वॉलंटरी कार्य करना या किसी को बिना बदले कुछ देना। जे इस अध्याय को एक पोएटिक और भावुक बात के साथ खत्म करते हैं। बी द पर्सन यू नीडेड व्हेन यू वर यंगर, यानी उस व्यक्ति जैसे बनो जिसकी तुम्हें कभी जरूरत थी। ये भावना ही हमारी सोच, हमारी उपस्थिति और हमारे कार्यों को इतना गहरा और प्रभावशाली बना देती है कि हम सिर्फ मंक की तरह सोचते नहीं, जीते भी हैं। किताब थिंक लाइक अ मंक सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। जे शेट्टी हमें सिखाते हैं कि भटकाव, डर, नकारात्मकता और अहंकार से भरी इस दुनिया में भी एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो सच्चे शांति, उद्देश्य और सेवा की ओर ले जाता है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जो इस राह पर चलता है वो खुद को पाता है और दूसरों को भी वो शांति दे सकता है जिसकी उन्हें ताउम्र तलाश रही होती है। जे ने हमें बताया कि कैसे हमारी पहचान वो नहीं जो दुनिया ने हम पर थोप दी है, बल्कि वो है जो हम अपने भीतर स्वीकार करते हैं। उन्होंने समझाया कि नकारात्मकता सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि हमारे खुद के विचारों से भी आती है। डर को उन्होंने होटल अर्थ कहकर बताया कि हम यहाँ मेहमान हैं और डर स्थायी नहीं है। इरादों की शुद्धता और ध्यान की शक्ति से लेकर उद्देश्य, दिनचर्या और मन के पिंजरे को तोड़ने तक, हर अध्याय हमें खुद को भीतर से जानने और परखने का निमंत्रण देता है। रिश्तों की गहराई, सेवा का महत्व और हमारे कर्मों का प्रभाव, ये सब मिलकर इस किताब को एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक मार्गदर्शक बना देते हैं। जे हमें सिखाते हैं कि भले ही हम साधु नहीं बन सकते, लेकिन हम मौंग जैसी सोच को अपने जीवन में उतार सकते हैं। जब हम लेट गो, ग्रो और गिव की इस यात्रा से गुजरते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बदलाव लाने की क्षमता पा लेते हैं। थिंक लाइक अ मंक एक किताब नहीं, एक दर्पण है जो हमें हमारे असली चेहरे से रूबरू कराता है। यह हमें हमारे अतीत को स्वीकारने, वर्तमान को संजोने और भविष्य को स्पष्ट दृष्टि से देखने की क्षमता देता है। अब यह आप पर है कि आप इस सीख को एक वीडियो के रूप में फैलाएं, एक कहानी के रूप में सुनाएं या फिर बस अपने जीवन में धीरे धीरे उतारें। क्योंकि जब आप सोच को बदलते हैं, आप दुनिया को बदलना शुरू करते हैं। याद रखो, तुम्हारे भीतर शांति है, शक्ति है, उद्देश्य है, बस तुम्हें उस तक पहुंचना है।